हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमपी स्टडी क्लासेस में। आज हम एमपी पीएससी के अंदर यहाँ पर जो प्री और मेंस दोनों की बात करते हैं। इसमें साइंस वाला पोर्शन बहुत अच्छे से आता है क्वेश्चन में, ठीक है। प्री में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी आपके जो यूनिट पेपर 3 है जिसका यूनिट 2 है, यूनिट 2 के अंदर आपका 2.3 वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपको परमाणु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। चैप्टर ही अपना परमाणु है। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर परमाणु वाली संरचना के ऊपर हम डिफाइन करेंगे कि कैसे परमाणु संरचना होती है, क्या होता है परमाणु, और हमको परमाणु के अंदर क्या पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना। ठीक है, एक कहानी के तौर पे चलते हैं। भैया परमाणु होता क्या है? हम परमाणु की बात तो कर रहे हैं, लेकिन परमाणु होता क्या है, कैसे है, क्यों है परमाणु, या परमाणु आए कैसे? ठीक है, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार चले या हमारे साइंस के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चले तो परमाणु की सीधी सीधी डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है? प्रकृति में उपस्थित अंतिम अविभाज्य कण। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो प्रकृति अपनी उस प्रकृति के अंदर अंतिम अविभाज्य कण। मान लो हमने एक छोटा सा एक पॉइंट बनाया, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ना तो हथौड़े से तोड़ सकता हूँ, ना कैंची से काट सकता हूँ, ना किसी और तरह से इसको हम तोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे लास्ट पार्टिकल है ना, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हु कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्टिकल। बट अब बात ये होती है कि अगर नहीं कर सकता, नहीं पूछ सकता, आखिर तो बना तो होगा। कैसे बना या किस चीज से बना? तो ये देखते हैं कि इसकी 3 मूलभूत इकाई होती है, इसकी 3 मूलभूत कण होते हैं। ठीक है, उन कण को हम बोलते हैं बारी बारी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब भैया ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है और ये आए तो आए कैसे, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई, और परमाणु की खोज की तो की किसने? ठीक है, तो ये सारे सवालों के जवाब हमको एक फैक्चुअल तौर पर प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। मेंस में आपको 3 नंबर में लिखने को मिल सकता है परमाणु की परिभाषा किसे कहते हैं, और प्री में पूछ सकता है कि प्रोटॉन किसे कहते हैं, या प्रोटॉन का चार्ज क्या है, या इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले 2 वैज्ञानिक प्लकर और क्रूक्स, ये दोनों वैज्ञानिक एक बार पता लगाने चले कि ये गैसों के अंदर विद्युत का विसर्जन होता है या नहीं। ठीक है, अगर हम गैस लें और गैसों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो क्या गैसों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है या नहीं होती है? तो उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग किस तरह से किया? उन्होंने लिया एक विसर्जन नलिका ली। ठीक है, एक विसर्जन नलिका ली। इस विसर्जन नलिका में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक को हम बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं हम एनोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर उन्होंने इसको बैटरी से और कुंजी के से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद उन्होंने इसमें 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो उन्होंने देखा गैसों के अंदर विद्युत का विसर्जन नहीं हो रहा है। अब वो सोच में पड़ गई कि अगर गैसों के अंदर विद्युत का विसर्जन नहीं हो रहा तो क्या किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर उनकी कहानी फेल हो गई। आगे देखिए हम, तो यहाँ पर एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम आप सब जानते होंगे, जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन ने प्रयोग देखा और उनको कुछ सोचा और उन्होंने देखा कि अगर यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया जाए और इस पिस्टन के द्वारा इसके अंदर जो गैस भरी हुई है इस गैस का प्रेशर कम कर दिया जाए। ठीक है ना, गैस का प्रेशर कम कर दिया जाए और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए तो यहाँ से कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर गमन करने लगती है। कैथोड से एनोड की ओर किरणें गमन करने लगती है, और जब ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर जाने लगी तो इसने कांच के ऊपर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करी। कांच के ऊपर
दीप्ति उत्पन्न करी और इससे नीला पीला प्रकाश निकला। इस बात को देखकर जे जे थॉमसन बोले कि ये जो किरणें होती है, इन किरणों को हम क्या कह सकते हैं? कैथोड किरणें या फिर ऋणावेशित किरणें। ठीक है, ये किरणें होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है। अब इन्होंने अभी तक इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया, तो इलेक्ट्रॉन नाम दिया किसने? तो फिर एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था स्टोनी। स्टोनी भाई साहब बोलते हैं कि हाइड्रोजन के 1/1837 भाग के बराबर ये जो कैथोड रे होती है इसका द्रव्यमान होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो स्टोनी ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। खोज किसने कर दी? हमारी जे जे थॉमसन ने। और शुरुआत किसने करी थी? फ्लकर और क्रुक्स ने। अब भैया ये इलेक्ट्रॉन है या इसकी नेगेटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो सही में है भी नहीं, इसके बारे में पता करें तो इसके गुण देखते हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के गुण क्या है? तो पहली बात देखो, अगर हम इस विसर्जन नलिका में यहां पर बीच में एक पहिया रखते हैं, ठीक है, और यहां से वो किरणें गुजारें, तो ये किरणें इस पहिए पे टकरा करके इसको क्या करने लगेगी? घुमाने लगेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसमें यांत्रिक बल है। ठीक है, यांत्रिक बल है। पहली बात क्या हो गई? ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी रखती है। दूसरी बात बोलता है कि ये ऋणावेशित है, तो है कैसे? तो हम यहाँ पर एक चुंबक लगा देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की फील्ड रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रख देते हैं। अगर यहाँ धनावेशित, यहाँ ऊपर की ओर ऋणावेशित चुंबक है और नीचे धनावेशित है, तो ये किरणें जो कैथोड रे की ओर से निकल रही है, अगर ये नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगी और सीधे जाने की बजाय डाउनवर्डली गिरने लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित। तीसरी बात बोल रहा है, अगर यहाँ पे मैं कोई धातु की पत्ती रख दूं और ये इलेक्ट्रॉन किरणें जा रही हो, तो ये इसको छेद करके पार कर जाएगी। इसका मतलब हल्का गर्म भी कर देगी। इसका मतलब क्या करता है? ये धातु की पन्नी को पार कर देती है, हल्का गर्म करके पार कर जाती है। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रॉपर्टियां थी जिसको हमने देखा। अब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, तो यहाँ पे हम प्रोटॉन की डिस्कवरी भी देख ही लेते हैं हाँ तो आज कि प्रोटॉन की खोज किस तरह से की जा रही है। दूसरा है हमारा प्रोटॉन की खोज। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने करी हुई है? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने क्या किया? जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमने विसर्जन नलिका ली थी, उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक विसर्जन नलिका ली, डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में अब की बार हमने क्या किया कि यहाँ जो एनोड था इलेक्ट्रोड और यहाँ का जो कैथोड इलेक्ट्रोड था, उसको हमने बीच में लाकर के इसमें होल कर दिए। ठीक है, और यहां से इसमें हमने अब इस बार हमने एनोड से कैथोड की ओर किरणें गुजारी। ठीक है, तो एनोड से कैथोड की ओर जो किरणें गुजरी, तो इसने इस प्लेट को जो होल वाली थी इसको पार कर लिया और यहाँ पर हमने एक धातु की लेयर लगा दी थी, जिससे ये किरणें टकरा करके कांच की ओर टकराने लगी। तो ये किरणें पीला नीला प्रकाश उत्पन्न करने लगी। जब ये पीला नीला प्रकाश उत्पन्न करने लगी, तो गोल्डस्टीन ने बोला कि यहाँ से जो किरणें उत्सर्जित होकर के पीला नीला प्रकाश बना रही है, ये किरणें द्रव्य कणों की बनी हैं, और इन द्रव्य कणों की जो बनी किरणें, इसको धनावेशित किरणों का नाम दिया गया। अब धनावेशित किरणें हैं, तो एक नाम और बोलते हैं इनको एनोड किरणें, क्योंकि एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। ठीक है ना, एनोड रे भी नाम दिया।
अब फिर वही बात कि यहाँ पे नाम तो दिया ही नहीं इसका प्रोटॉन, तो नाम किसने दिया होगा? तो नाम दिया है यहाँ पर रदरफोर्ड भाई साहब आए। रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या किया कि जब इस प्रयोग को देखा तो बोला कि ये हाइड्रोजन के 1837 भाग के बराबर है। कई सारी जगह आपको डाटा में 1836 भी मिलेगा, ठीक है। तो 1836 या 1837 भाग के गुना इसके इतना गुना या इतना भारी है, इसलिए इसका नाम क्या रख देते हैं हम? प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि ये धनावेशित है। इसके कुछ गुण देखें तो गुण देख लेते। सबसे पहली बात वही, अगर हम वही एक पहिए को लगा दें यहाँ पर पे, तो ये किरणें इधर से इधर चलेगी तो इस पहिए को रोटेट करेगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसमें भी यांत्रिक बल होता है। फिर यहाँ पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दें तो ये जो किरणें इस तरफ से इधर जा रही है तो ये क्या करेगी? अगर नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव वाला चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो ये सीधे जाने की वजह कहाँ झुक जाएगी? नीचे की ओर चल जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये वाकई में द्रव्य धनावेशित किरणें हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है, ठीक है। फिर और देख लें हम, तीसरी बात देख लें कि एक सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन क्यों करती है? क्योंकि अगर हम पहिया लगा दें, शेपड़ी लगा दें कोई इसमें, तो ये उसको घुमा करके आगे निकल जाएगी। ऐसा नहीं कि उससे टकरा करके किसी दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर ये किरणें किसी पहिए से टकरा करके उसको घुमा के और सीधा निकल रही है, तो यहाँ अगर देखो, अगर टकरा करके इधर उधर चली जाती तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ और ये इसको घुमा करके आगे निकल गई। इसका मतलब क्या है कि सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टियां इस तरह से होती है कि यांत्रिक बल होता है, द्रव्य धनावेशित किरणें बनी होती है जो कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। और देख ले हम, ये सीधी रेखा में गमन करती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे इसके गुण होते हैं। जहां हमको जरूरत लगेगी वहां हम इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि फैक्चुअल बातें ज्यादा जरूरी है। प्री में ज्यादा पोर्शन उठ के आता है, मेंस में इसका रिटर्न लिखना होता है हमको। तो रिटर्न में 3 नंबर या 5 नंबर के अंदर आपको पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वही फैक्चुअल जो प्री आपका होता है उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना होता है। जस्ट कि ई गोल्डस्टीन ने इसकी खोज करी है या जे थॉमसन ने इसकी खोज करी है। हाँ, नाम ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का नाम किसने दिया, तो हम हाँ रदरफोर्ड दे सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल पूछेगा नहीं। तो इतना घुमा फिरा कर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नाम नहीं पूछता। और परमाणु का सबसे ज्यादा महत्व आता है हमको जब हम रॉकेट वगैरह पढ़ेंगे, PSLV, GSLV, SLV, जब उसके अंदर हम जाएंगे तब हमको वहाँ पे एटम की महत्व का मालूम पड़ेगा कि वहाँ एटम का क्या मीनिंग आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी हमारी जो खोज है, न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? तो चैडविक भाई साहब आए, जेम्स चैडविक, ठीक है। उन्होंने क्या किया? बेरिलियम की एक पतली पन्नी ली, ठीक है। ये एक पतली पन्नी है बेरिलियम की, ऐसे ले लेते हैं बड़ी पन्नी, ठीक है। इस बेरिलियम की पतली पन्नी पर अल्फा पार्टिकल के नाम से हम जानते हैं, जो हीलियम होता है उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो हम अल्फा पार्टिकल को यहाँ x ऐसा लिखते हैं, अल्फा को हम, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल लिया और उसकी बमबारी कराई। तो अल्फा पार्टिकल की जब बमबारी कराई तो वहां से उसी के समस्थानिक के रूप में एक नया जो एटम था, एलिमेंट था, उसको हमने देखा। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4 और इसका परमाणु भार होता है 9। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसका परमाणु भार होता है 4। तो इस 4 और 2 मिलाकर के 6, यानी इन दोनों के एक समस्थानिक के तौर पर कार्बन बना। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, लेकिन हम यहाँ देखें 9 और 4 होता है 13। तो एक जो बच गया उससे सिद्ध हुआ कि जो न्यूट्रल चार्ज होता है जिसका मान होता है 1, लेकिन उसका आवेश होता है हमेशा 0, जो उदासीन होता है। इसका मान है 1 लेकिन ये होता है उदासीन, ये ध्यान रखना। आवेश पूछे तो प्रोटॉन पर होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश, और वहीं न्यूट्रॉन पर होता है 0 आवेश। लेकिन अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये हमेशा प्रोटॉन से 1 अधिक होता है। कैसे होगा अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। जब इसकी डिस्कवरी करी
तो उसने बेरिलियम की पतली पन्नी पर हीलियम नामक अल्फा पार्टिकल की बमबारी करे, जिससे उसके समस्थानिक के समान ही एक नया कार्बन को हमने देखा और उससे एक न्यूट्रॉन बना। ठीक है, तो इस तरह से इसने न्यूट्रॉन की खोज करी, जिसके खोजकर्ता कौन हो गए? चैडविक। तो फिर से एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, ई गोल्डस्टीन ने हमारे प्रोटॉन की खोज करी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी। अब इन तीन चीजों की खोज हो गई, तो परमाणु में नाभिक भी तो होता है। ठीक है, तो नाभिक की डिस्कवरी भी कर लेते हैं हम। ठीक है ना, तो नाभिक की खोज करते हैं। नाभिक की खोज कैसे हुई? तो रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली जिसका व्यास था 0.00004 सेंटीमीटर, है ना। इसके ऊपर उन्होंने एक अल्फा गन बनाई। क्या बनाई? अल्फा गन, और उसमें भर दिए अल्फा पार्टिकल। क्या भर दिए बेटा? अल्फा पार्टिकल भर दिए। अब अल्फा पार्टिकल भर दिए और अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई। तो अल्फा पार्टिकल को हम फिर से जानते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं धनावेशित। जब इस अल्फा पार्टिकल की इसने बमबारी कराई तो कुछ कितने अल्फा पार्टिकल करेगी? लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल की इसने बमबारी कराई, जिसमें से केवल और केवल एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? लोड कराया। तो बाकी कहां गए? तो बाकी अल्फा पार्टिकल में से कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए, कुछ अपने मार्ग पर सीधे चले गए, और 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पर लोड कराया। जिस जगह से वो लोड कराया वहां पर एक ठोस हिस्सा था। उस ठोस हिस्से को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया, कि भैया ये एक ठोस भाग है, पूरे खोखले, बाकी पूरा एरिया कैसा? खोखला, और मात्र उसके नाभिक में जो उसके केंद्र में एक ठोस भाग है, उस ठोस भाग को उसने क्या नाम दिया? नाभिक, यानी न्यूक्लियस। जिस तरह से हमारे पृथ्वी का भी एक सेंटर पार्ट होता है, ठीक है ना, उसी तरीके से हमारे भी परमाणु का एक सेंटर पार्ट होता है। ये बोला उसने कि ये नाभिक है और ये धनावेशित कणों से भरा हुआ है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल भी धनावेशित थे और नाभिक भी धनावेशित है। अगर ये ऋणावेशित होता तो ये अल्फा पार्टिकल जो कहीं हम चिपक जाते या अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि समान समान आवेश कैसे होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और असमान आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर यहाँ पर असमान आवेश होते तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी कि ये अल्फा पार्टिकल लोड कर नहीं आता। अगर ये असमान नहीं है और अगर समान है तो ये अल्फा पार्टिकल गया, टकराया और लोड कर वापस आया। तो जिस मध्य भाग से लोड कराया उसको हमने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। अब नाभिक की खोज किसने कर दी? रदरफोर्ड ने कर दी। तो हमको 4 बड़ी बड़ी खोजों का मालूम पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं परमाणु की संरचना कैसी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ होंगे, किस तरह से होंगे, कैसे उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आया थॉमसन का मॉडल, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब तरबूज वाला। आप लोगों ने तरबूज खाया कभी? तरबूज खाना कभी, ठीक है। जैसे कि एक तरबूज होता है ये, ठीक है, इसके कहीं कहीं मध्य भाग में बीज लगे होते हैं, ठीक है, और बाकी जो पूरा एरिया होता है वो घर से भरा हुआ होता है, ठीक है। तो थॉमसन ने बोला भैया कि किसी तरबूज में जिस तरह से मध्य भाग में बीज होते हैं उसको उसने बोला इलेक्ट्रॉन, और जो आसपास का घर वाला हिस्सा था उसको उसने बोला प्रोटॉन। अर्थात वो कहना चाहता है कि किसी भी परमाणु में जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं उतनी संख्या में प्रोटॉन हैं जो पूरे परमाणु में बिखरे हुए हैं। तो भैया ये बात बोल तो दी, लेकिन इसके खड़े हो गए अपवाद, विरोध हुआ। कैसे? अगर जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन और उतनी संख्या में प्रोटॉन है तो उनकी निश्चित स्थिति क्या है, ये इसकी स्थिति के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है ना। ये इसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी जानकारी नहीं दे पाया। तो इसके कुछ अपवाद आए जिससे ये मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। फिर हमारे पास अन्य मॉडल और भी आए और फाइनली हमारे पास एक मॉडल आया जिसका नाम होता है नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर का मॉडल, ठीक है। नील्स बोर का मॉडल, नील्स बोर ने क्या बोला कि जिस तरह से किसी परमाणु के मध्य में नाभिक होता है जो धनावेशित होता है, उसके आसपास
इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जिस तरह से ब्रह्मांड के जो ग्रह होते हैं वो सूर्य को केंद्र मानकर उसके आसपास घूमते हैं, उसी तरीके से हमारे नाभिक, परमाणु का जो नाभिक है उसके आसपास कुछ निश्चित कक्षाएं होती है और उन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित स्थान में है और नाभिक में क्या होता है, धनावेशी भाग होता है। मतलब परमाणु का जो बाकी एरिया है इलेक्ट्रॉन के बाद का वो सब खोखला है, केवल और केवल बाहरी चीजों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और मध्य भाग में सारा उसका ठोस केंद्र भाग है। अब उसने एक और बात बोली कि जो इसका सेंट्रल भाग होता है, इस सेंट्रल भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। अर्थात इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाएंगे, क्योंकि हमने फिर बोला कि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है, लेकिन संख्या के तौर पर न्यूट्रॉन एक अधिक होता है प्रोटॉन से, अभी सिद्ध करेंगे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बेटा, इसके बाहरी कक्षाओं में नियत कक्षा के स्थान पर चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैसे हैं और कहां पर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नील्स बोर बोलता है कि अगर मैं एक धनावेशित परमाणु ले लूं और इसके आसपास कक्षाएं बना दूं तो उन कक्षाओं को नाम देना चाहिए। तो कक्षा का नाम दे दिया 1, 2, 3 और 4। इसको हम एक नाम से जानते हैं, K, L, M और N, ठीक है, K, L, M और N, ठीक है। तो हमारी परमाणु की कक्षा क्या हो गई, K, L, M, N हो गई। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि आपने पढ़ी होगी आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी में आपने इस तरह की एक पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी देखी होगी, आपके पास बुक्स वगैरह में या नेट पे कहीं भी उपलब्ध हो जाएगी, या हमारे चैनल पर भी नीचे मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपको आवर्त सारणी बराबर बनी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होता है एस ब्लॉक, ये होता है हमारा पी ब्लॉक, ये होता है हमारा डी ब्लॉक, और नीचे होते हैं हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूरे 118 जो एलिमेंट है हमारे पास प्रकृति में, उस 118 एलिमेंट को हमने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल में हमने बांट दिया। पीरियोडिक टेबल में बांटा तो 118 एलिमेंट बटे तो कैसे बटे, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हम इस के एलिमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, ये एफ ब्लॉक का है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो एक रूल आया कि कक्षा में निश्चित ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो रूल क्या था हमारे पास, 2n स्क्वायर रूल। इस 2n स्क्वायर रूल को देखें तो भैया 1 n का मान कितना है, 1, 2, 3, 4, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। हम इस रूल के अकॉर्डिंग चले तो एस ब्लॉक में 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2 × 1 × 1 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। इसका मतलब क्या है कि पहली जो कक्षा है के शेल वाली, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मोस्ट ऑफ मोस्ट 2 होंगे। फिर पी ब्लॉक के लिए देख लें तो 2 × 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी सेकंड वाली जो कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। डी ब्लॉक के लिए या फिर के, एल या एम शेल की बात कर लें हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ पे 18 आ जाएगा। यहाँ पे हम एफ या फिर एन शेल की बात कर लें तो 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32, तो यहाँ पे हम 32 लिख सकते हैं। एक रूल हमको ये पता लगा। अब बात करते हैं पहले हम कि परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु संख्या। अब हम कोई परमाणु ले रहे हैं तो परमाणु की संरचना हमको समझ में आ गई कि भैया परमाणु ऐसा होता है जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और वहीं उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यह परमाणु क्रमांक क्या है, कितने चक्कर लगाते हैं, हमने देख लिया 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या सब में 2 है, या फिर हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है, लिथियम में 3 है, तो कैसे हैं और इनके परमाणु क्रमांक होते क्या हैं। तो हम यहाँ पे परिभाषा में आपको बताता हूँ, आप लिख भी सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। परमाणु क्रमांक हम इसको एटॉमिक नंबर से भी जानते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है आपका किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित
प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इज दैट क्लियर? कि किसी भी तत्व की, मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु ये है, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन 1 है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन एक और बात समझे कि अगर किसी तत्व में जितने परमाणु हो, प्रोटॉन होते हैं, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है ना, उतनी ही उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि भैया किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन है उतनी संख्या में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। अगर जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? एक ही होगा, ठीक है ना। न्यूट्रॉन तो है ही नहीं उसके पास। आगे देखते हैं इसमें, ये हमारा परमाणु क्रमांक था। तो परमाणु भार क्या होता है? वजन भी तो होता है ना। तो हम परमाणु भार की बात कर लेते हैं। परमाणु भार जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। अब यहाँ देखो, एटॉमिक मास को हम बताएंगे ए से, ठीक है, और परमाणु क्रमांक को हम बताते हैं जेड से, ठीक है। परमाणु क्रमांक को हम किससे बताएंगे? जेड से, ठीक है। और परमाणु भार को हम किससे बताएंगे? ए से बताते हैं, ठीक है। तो परमाणु भार की परिभाषा क्या होगी कि किसी तत्व में, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। अब कैसे कहलाता है तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझाना चाहता हूँ, आप देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो हमारे पास परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, हम एक कार्बन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? उदाहरण ले लेते हैं कार्बन का। कार्बन सबसे ज्यादा जरूरी है, पृथ्वी पर हर हिस्से में कार्बन पाया जाता है। आपकी बॉडी में लेकर पृथ्वी के किसी भी कण में, ईंट में, पत्थर में, कहीं भी देखो कार्बन उपस्थित होता है। तो कार्बन की बात करें हम तो देखो यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, इसका परमाणु भार है 12। कैसे हुआ? तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये हमने नाभिक बनाया, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे हमने इसकी बाहर कक्षाएं बनाई, ठीक है ना, ठीक है, कक्षाएं बनाई। तो हमने कक्षा बना दी, ये हमारी कौन सी शेल हो गई? हमारी ये के शेल हो गई, पहली वाली, ठीक है। एक सेकंड मार्कर चेंज करता हूँ मैं, इसकी ये हमारी हो गई के शेल हो गई, ठीक है। और ये हो गई हमारी एल शेल, ये एल है ना। इसको हम एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो के में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? मोस्ट 2। हमने देखा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। अब दूसरे वाले में कितने होंगे? 8। लेकिन हमको चाहिए कितने? 6 ही है। तो यहाँ को 4 और चाहिए। कितने और चाहिए? 4। तो मैंने एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया। तो आप गिनती कर सकते हो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6। मतलब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 6। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, या जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 6। लेकिन अब न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो सूत्र है A बराबर, A बोले तो परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमको न्यूट्रॉन नहीं निकला हुआ है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है? प्रोटॉन तो दे रखा है और हमको पहले से पता है कि परमाणु भार 12 होता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या? 12 बराबर 6 प्लस n। तो इसको n को इधर ले आए तो 12 माइनस 6 बराबर कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है बेटा? 6 आ गई। ये तो कार्बन की बात थी। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ पर एक एग्जांपल और देख ही लेते हैं, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। हम बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और उसका परमाणु भार होता है 23, ठीक है। ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये हमने न्यूक्लियस बना लिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं यहाँ पे कक्षाएं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कक्षाएं बना दी, ठीक है। एग्जांपल हम किसका ले रहे हैं?
सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23, 23। ठीक है, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, जिसका परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, मतलब प्रोटॉन की संख्या भी 11। हमको 11 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1 2। ठीक है, फिर 3 4 5 6 7 8। कितने हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ मोस्ट 8 हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अभी 2 और फिल कर सकता हूं मैं, ये 8 हो गए। अब इसके बाद देखें हम कितने और चाहिए हमको, 8 तो 10, एक और चाहिए, एक यहाँ बना दिया मैंने आपका। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या ऑलमोस्ट कैसी होगी, 11 ही होगी। अब न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला हमारा वही है, A बराबर P प्लस N0। तो हमको P दे रखा है, हाँ प्रोटॉन दे रखा है 11, A दे रखा है आपको 23, 11 प्लस N0। अब N निकालना, N नहीं है सवाल को घुमा लो, 23 माइनस 11 इक्वल टू कितना है, 12। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 12। मैंने आपको बताया था जब प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो बोला था कि ये प्रोटॉन से एक मान अधिक रखता है या एक से अधिक मान रखता है। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन 11 है लेकिन न्यूट्रॉन का मान कितना हो गया, 12, बराबर से एक अधिक। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। आप किसी का भी निकालना चाहो तो आपको प्रश्न भी आ सकता है 1 नंबर में कि निम्न तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है और इसका परमाणु भार 23 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो आप ये फॉर्मूला रखो और आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। आप खुद कॉपी में 118 एलिमेंट में से किसी का भी उठा करके चेकआउट कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ पर हमने परमाणु क्रमांक परमाणु भार देख लिया। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था इसमें हमने 4 चीज सीखी। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। पहली चीज सीखी हमने परमाणु किसे कहते हैं, परिभाषा देखी। परिभाषा के साथ हमने देखा कि भैया इलेक्ट्रॉन की खोज देखी, फिर देखिए हमने प्रोटॉन की खोज देखी, फिर हमने न्यूट्रॉन की खोज देखी। इन तीनों की खोज के बाद देखा हमने कि परमाणु की संरचना कैसे होती है, यानी परमाणु का आकार कैसा है। इसमें हमने जे थॉमसन और नील्स बोहर का एक्सपेरिमेंट देखा था। ठीक है, और इसके बाद हमने फाइनली देखा कि ये परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं और परमाणु भार किसे कहते हैं। ठीक है, और इनको निकालने का तरीका देखा। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इसको आगे बढ़ा करके इसके जो मोस्ट पॉइंट जो बनते हैं, जैसे कि आफ-बाहु का नियम, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, ठीक है, और कैसे उसको फील करना है, कुंड का उच्च बाहुल्यता का नियम, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। इसकी रेडियस कैसी होती है, इसकी त्रिज्या, इसका व्यास कैसे निकालेंगे, इनका एटॉमिक भार है तो उसको कैसे मानेंगे, और एक मोल कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पूछते हैं आपसे, तो इसके अकॉर्डिंग मोल हम इसमें देखेंगे कि एक मोल का मान 6.023 × 10⁻23 जो कि एवोगाड्रो संख्या है, उस एवोगाड्रो संख्या को कैसे डिस्कस कर सकते हैं वो सब हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज का आपका टॉपिक था जिसमें हमने ये 6-7 चीजें क्लियर करी। थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको केमिस्ट्री का ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MPPSC स्टडी क्लास में। धन्यवाद।